तो कल हमने वर्क और हीट के बारे में पढ़ा था, है ना। मैंने ये कहा था कि जो हीट रहती है, आपको ये देखना है सिस्टम की हीट बढ़ रही है या घट रही है। तो अगर सिस्टम को अगर हम हीट दे रहे हैं तो उसकी हीट इंक्रीज हो रही है, तो हीट को किस में लोगे? पॉजिटिव में। और हीट गिवन बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव में लोगे। ऐसी वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, उसे पॉजिटिव में लोगे। और वर्क डन बाय द सिस्टम है तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और उसे किस में लोगे? नेगेटिव में लोगे। ठीक है। अब एक चीज देखिए, इस फॉर्मूले के बारे में हमने बात करी। दोनों चीजें यार एनर्जी से तो रिलेटेड है। देखो, तो हम सिस्टम की एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक सिस्टम की एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। सिस्टम की एनर्जी क्या हुई? तो सिस्टम की एनर्जी को हमने डेल्टा ई से दिखा दिया। तो इन दोनों का इफेक्ट आएगा कि नहीं, क्यू और डब्ल्यू का? क्यू और डब्ल्यू का। सपोज करो हमने सिस्टम पे वर्क किया तो उसकी एनर्जी बढ़ी, तो डब्ल्यू हमने लिया पॉजिटिव में। हमने सिस्टम को हीट दी तो उसकी हीट भी बढ़ी, तो हमने क्यू लिया पॉजिटिव में। और इन दोनों को जोड़ दिया तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में भी डेल्टा ई यानी कुछ चेंज आया तो वो पॉजिटिव में आएगा। अब इसका उल्टा कर दें हम, वर्क हम सिस्टम से करा लें, हीट निकाल लें, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गए कि नहीं? तो उसका ओवरऑल आपको इफेक्ट दिखना पड़ेगा। अब एक चीज हमने वर्क कर दिया सिस्टम पर और हीट निकाल ली, तो दोनों का मिला जुलाकर इफेक्ट डेल्टा ई आएगा कि नहीं आएगा? दोनों का मिला जुलाकर इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? डेल्टा ई। तो हमने वर्क डन करा लिया, मतलब ये इतनी एनर्जी हमने उसकी निकाल ली, तो वर्क डन तो किसमें हो गया? नेगेटिव में, क्योंकि हमने करा लिया सिस्टम से। और हीट हमने दे दी यानी हमने एनर्जी बढ़ाई। तो अब इन दोनों को सॉल्व करके अब कितनी हीट दी है और वर्क डन में कितनी एनर्जी निकली है, तो वो टोटल चेंज लेकर आएगा किसमें? एनर्जी। तो डेल्टा ई कितनी है? अब सपोज करो जितनी हमने हीट दी है उतना ही वर्क डन करा लिया, तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। यानी इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई है? तो ये डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू समझ में आ गया, क्योंकि यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनने जा रहा है। समझ में आ गई ये बात? तो इसीलिए मैंने लिखा है इफेक्ट ऑफ हीट। तो यहाँ पर इनकी ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, तब न्यूमेरिकल बड़े आराम से सॉल्व हो जाए। ठीक है, अगर ध्यान से समझेंगे। अब हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं किस चीज के बारे में बच्चों? हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्क डन के बारे में। वर्क डन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। वर्क डन, तो देखो, हमने एक सिस्टम बनाया, इसमें ये पिस्टन लगा दिया और हमने ये इसके अंदर कुछ गैस भर दी है। ये गैस भर दी है भाई, ठीक है। अब देखो ये गैस कहाँ की ओर प्रेशर लगा रही है? ऊपर की ओर। तो हम इसे क्या बोलते हैं? पी इंटरनल। और बाहर से एक प्रेशर लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं? पी एक्सटर्नल। पी एक्सटर्नल। मुझे ये बताओ, प्रेशर कौन सा चेंज होता है? एक्सटर्नल चेंज होता है कि इंटरनल चेंज होता है? देखो, इंटरनल प्रेशर हमेशा सेम रहेगा। इंटरनल प्रेशर हमेशा सेम रहेगा। जो प्रेशर चेंज होता है वो एक्सटर्नल चेंज होता है। देखो, अगर तुमने एक्सटर्नल ज्यादा कर दिया तो पिस्टन कहाँ जाएगा? नीचे। और एक्सटर्नल को तुमने कम कर दिया तो पिस्टन कहाँ जाएगा? ऊपर। समझ में आ रही है बात? तुमने इसे कम कर दिया तो इसका मतलब ये अपने आप ही क्या हो गया? ज्यादा। और ये ज्यादा हो गया तो ये पिस्टन को क्या करेगा? ऊपर उठाएगा। ठीक है, ये सिस्टम को क्या करेगा? ऊपर उठाएगा। और अगर पी एक्सटर्नल को ज्यादा कर दिया तुमने, पी एक्सटर्नल को ज्यादा कर दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये पिस्टन को नीचे कर देगा, यानी पी इंटरनल कम हो जाएगा, तो ये अपने आप ही से नीचे कर देगा कि नहीं? तो जो चेंज आ रहा है वो चेंज किसका आ रहा है? पी एक्सटर्नल का चेंज होता है। और एक्सटर्नल प्रेशर के खिलाफ ही हमेशा वर्क डन होता है। देखो, वर्क डन हमेशा तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा। समझ में आ रही है बात? जैसे अगर कोई एक ये सामान रखा हुआ है, यहां पर आपका क्या लग रहा है? मैंने अगर इसे खिसकाया, एक बॉक्स रखा हुआ है, मैंने एक बॉक्स को खिसवाया, यहां पर ये खिसकाया मैंने बॉक्स को, देखना है यहां पर ये बॉक्स रखा हुआ है और ये जमीन पर है। और अगर मैं इसे खिसकाता हूं धक्का देकर, तो वर्कडन होगा कि नहीं होगा? ये वर्कडन किसके खिलाफ हो रहा है?
किसके खिलाफ हो रहा है? यहां जो फ्रिक्शनल फोर्स है भाई, फ्रिक्शनल फोर्स है। अब सोचो मैं यहां पर इसे टाइल्स पर इसे रख दूं तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया, तो अब इसे खिसकाने में आसानी होगी कि नहीं? अब टाइल्स पर मैं ऑयल भी डाल दूं तो खिसकाने में और आसानी हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। तो ऑपोजिंग फोर्स कौन था इसके मूवमेंट का? फ्रिक्शनल फोर्स। तो कोई ऑपोजिंग फोर्स के खिलाफ ही हमेशा वर्क डन होता है। अब मैं स्पेस में रख दूं, स्पेस में ना ग्रेविटेशनल फोर्स है ना फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। मैं सिर पे रखे रहूंगा तो वो सिर पे रखा रहेगा, कोई नीचे हमारे ऊपर बोझ नहीं डालेगा, वो वैसे का वैसे ही टंगा हुआ है। मैंने धक्का दे दिया, रोकने वाला कोई फोर्स ही नहीं है, वो चलता जाएगा अनंत काल तक चलता रहेगा, इंफिनिटी तक। समझ में आ रही है बात? तो वहां कोई ऑपोजिंग फोर्स नहीं है, इसलिए वहां पर वर्क डन नहीं हो सकता, वहां पर वर्क डन नहीं हो सकता। वर्क डन किसी ऑपोजिंग फोर्स के खिलाफ होता है, ठीक है। अब जैसे कुली है, कुली आपसे कहता है अरे भैया बहुत दूर जाना है, सामान सिर पर रखकर, तो ऐसा है ज्यादा पैसे लगेंगे ज्यादा दूरी के। वो वर्क डन एक्चुअल में अगर उसे फिजिक्स समझाओगे कि वर्क डन तुम यहाँ पर डिस्टेंस के खिलाफ नहीं कर रहे हो, वर्क डन तो तुम ग्रेविटी के खिलाफ कर रहे हो। ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही है, ग्रेविटी कहाँ की ओर लग रही है? नीचे की ओर। तो तुम तो इसे उठाने का वर्क डन कर रहे हो, तो तुम उठाने के पैसे लो, ये डिस्टेंस के क्यों ले रहे हो भाई? डिस्टेंस कम है कि ज्यादा है? तुम्हारा सामान रखेगा, कहेगा तुम ही पढ़ो, हम कुली क्यों बने? ठीक है भाई, समझ में आ रही है? तो वर्क डन हमेशा एक ऑपोजिंग फोर्स के खिलाफ होता है। किसके खिलाफ होता है? ऑपोजिंग फोर्स के खिलाफ होता है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो इफ स्मॉल चेंज, अगर हम एक छोटा सा चेंज करें, स्मॉल चेंज करें किसमें? इन एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर में थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, बिल्कुल थोड़ा सा स्मॉल चेंज करते हैं, तो यहां पर चेंज इन वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? मैंने एक्सटर्नल प्रेशर को घटा दिया या बढ़ा दिया, तो यहां पर अगर थोड़ा सा घटाया या थोड़ा सा बढ़ाया, तो यहां पर जो वॉल्यूम चेंज होगा वो भी थोड़ा ही सा होगा कि नहीं होगा? कि वो ज्यादा होगा? थोड़ा ही सा होगा। देन स्मॉल वॉल्यूम इज चेंज, स्मॉल वॉल्यूम इज चेंज, बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम यहां पर चेंज होगा, और चेंज इन वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे? डीवी। डी मतलब क्या होता है? जब बहुत स्मॉल क्वांटिटी आ जाती है। डी क्या होता है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट करना मतलब अलग अलग करना, मतलब बड़ी चीज को बहुत छोटी छोटी चीज में तोड़ना, तो बहुत छोटा सा अमाउंट कर लेना। तो अगर हमने यहाँ पर स्मॉल चेंज किया किसमें? प्रेशर में, तो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? है ना? तो अगर हम यहाँ पर वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन कितना निकलेगा? तो ये निकलेगा डी डब्ल्यू इजिकल्स टू जो भी प्रेशर हमने लगाया और उससे जो भी वॉल्यूम बढ़ा। तो प्रेशर कौन सा लगाया? एक्सटर्नल, और वॉल्यूम कौन सा बढ़ा है? डीवी। तो वर्क डन भी बहुत स्मॉल होगा। और ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये हमेशा ऑपोजिंग फोर्स के खिलाफ काम। देखो, कोई भी काम अगर वर्क हो रहा है तो वो ऑपोजिंग फोर्स के खिलाफ हो रहा है ना, ऑपोजिंग। तो वर्क डन ऊपर की ओर हो रहा है, तो उसका ऑपोजिंग फोर्स कहां लगेगा? नीचे की ओर। तो एक्सटर्नल फोर्स प्रेशर के खिलाफ हो रहा है वर्क डन, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसकी डायरेक्शन को सुधारने के लिए हम क्या कर देंगे? यहाँ माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ताकि सही डायरेक्शन में ही आ जाए। समझ में आ रही है बात? तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। किसके लिए फॉर्मूला बन गया? वर्क डन। नेगेटिव हमने क्यों लगाया? ड्यू टू ऑपोजिंग फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ड्यू टू ऑपोजिंग फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बात किसे समझ में नहीं आई? बिंदास हाथ उठाकर बताओ, बोलो भाई, समझ में आ गया सभी को? वर्क डन करते हैं तो हमने प्रेशर लगाया तो उससे कुछ चेंज इन वॉल्यूम हुआ, हमने कुछ प्रेशर लगाया तो कुछ चेंज इन वॉल्यूम हुआ। चेंज इन वॉल्यूम कितना है? डीवी। ये प्रेशर लगाया, तो अब देखो वर्क डन अगर ऊपर की ओर हो रहा है
तो ये एक्सटर्नल प्रेशर के खिलाफ हो रहा है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, इसके खिलाफ हो रहा है। तो एक्सटर्नल प्रेशर को हम हमेशा चेंज करते हैं, और ये ऑपोजिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है? ऑपोजिंग फोर्स है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे ताकि इसकी डायरेक्शन सही हो सके। ठीक है, तो यहाँ ये डी डब्ल्यू निकल आया, और डी डब्ल्यू क्या है बेटा? वर्क डन। क्या है? वर्क डन है। कोई प्रॉब्लम इसमें? और ये वाली इक्वेशन जो रहती है वर्क डन के लिए काम करती है दोनों के लिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। मैंने आपको बताया था कोई भी प्रोसेस या तो रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल होगी, ये इक्वेशन दोनों के लिए काम करेगी। वर्क्स फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। दोनों के लिए ये काम करेगी। ठीक है, अब इससे हम अलग अलग में सेपरेट करेंगे। देखिए भाई कैसे, एक बार फिर से हमने ये पिस्टन बनाया है, यहां पर इसके अंदर हमने ये गैस भर के रखी है। हम इसका ये वॉल्यूम है V1, और सपोज करो हम इसे कहां तक ले जाते हैं, V2 तक ले जाते हैं। कौन ले जा रहा है? सिस्टम ले जा रहा है। किसके खिलाफ? एक्सटर्नल प्रेशर के खिलाफ। किसके खिलाफ? एक्सटर्नल प्रेशर के खिलाफ ले जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऑपोजिंग फोर्स कौन है? एक्सटर्नल प्रेशर है। हम इस पिस्टन को ऊपर की ओर उठा रहे हैं। तो हम इस काम को दो तरीके से कर सकते हैं। एक, सीधा बड़ा चेंज लेकर आए, और बड़ा चेंज लेकर आओगे तो कौन सी प्रोसेस होगी? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल हो जाएगी। और अगर इसे छोटे 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 अमाउंट में करोगे तो क्या हो जाएगी? ये रिवर्सिबल हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई है? अच्छा, अगर हम इसे रिवर्सिबल में करें, किस में करें? तो हमें बहुत छोटे छोटे अमाउंट में करना पड़ेगा। इरिवर्सिबल करेंगे तो बड़े अमाउंट में करना पड़ेगा। इरिवर्सिबल में हमें अचानक से बहुत सारा प्रेशर लगाना पड़ेगा कि नहीं? इस सिस्टम को बहुत बड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा। अगर एकदम से ऊपर ले जाना है, V1 से V2 ले जाना है, तो बहुत सारा एक साथ बहुत सारा कस के प्रेशर लगाना पड़ेगा, बहुत सारा प्रेशर लगाना पड़ेगा। और अगर स्टेप्स में, बहुत स्लो स्टेप्स में ले जाना है, तो प्रेशर कैसा करना पड़ेगा? तो इन दोनों प्रेशर के बीच में अगर बहुत स्मॉल स्टेप्स में करना है, तो P इंटरनल और P एक्सटर्नल के बीच में बहुत डिफरेंस होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए, और लगातार एक सा ही प्रेशर लगते रहना चाहिए। यानी वो प्रेशर चेंज तो नहीं होगा, वो प्रेशर चेंज तो नहीं होगा ना। जरा सा प्रेशर हमने ऊपर की ओर लगाया, बस उतना सा लगाए जा रहे हैं, और ये क्या हो रहा है? ऊपर की ओर धीमे 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 उठता जा रहा है। बिल्कुल जरा सा प्रेशर हम यहां से लगा रहे हैं ऊपर की ओर, और ये धीमे 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 उठता जा रहा है। तो हर एक पॉइंट पर प्रेशर कैसा रहेगा? कांस्टेंट। कैसा रहेगा? देखो, सेम और कांस्टेंट ये बातें दो अलग अलग होती हैं। मैं यहां पर कह रहा हूं कि अगर आपको इसे रिवर्सिबल तरीके से कराना है, तो अब आप काफी देर तक कराओगे, काफी स्टेप्स में कराओगे, और यहां प्रेशर सेम नहीं लगाओगे, कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। भाई इंटरनल प्रेशर कांस्टेंट है तो एक्सटर्नल भी कांस्टेंट है। एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा? हमने लिख दिया P एक्सटर्नल। ठीक है, इस पर तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? जब हम छोटे स्टेप्स में कराएंगे तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑन इंटीग्रेशन, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन करना आता है? कोई बायो वाला है यहाँ? इंटीग्रेशन करना आता है? नहीं आता है। चलो देख लो, यहाँ पर हमने ये किया W। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहां पर P एक्सटर्नल, और चेंज कितना आया? dV। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन क्या करेंगे? हम यहां पर इसकी लिमिट रखेंगे। हम इस पिस्टन को कहां से कहां ले जा रहे हैं? लोअर लिमिट से हायर लिमिट तक। तो लोअर लिमिट क्या है? V1, और हायर लिमिट क्या है? V2। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई है? तो रिवर्सिबल प्रोसेस में बात हो रही है। इन रिवर्सिबल प्रोसेस,
ये किस में बात हो रही है? रिवर्सिबल प्रोसेस में बात हो रही है। तो P एक्सटर्नल कैसा रहेगा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है। हमें ये मालूम है, नो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस P एक्सटर्नल को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन किसका कर देंगे? dV का। लिमिट क्या होगी? V1 से लेकर V2 तक, ये लिमिट हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। अब देखिएगा, ये जो हमारा dV है, इसका इंटीग्रेशन किया V1 से V2 तक। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखोगे? V पर ये ब्रैकेट लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा? V1 टू V2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या लिख दोगे? इसे लिख दोगे V2 माइनस V1, और V2 माइनस V1 को लिखते हो तो क्या आता है? डेल्टा V आ जाता है, चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी? W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ये बन गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, व्हेन वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, जब बहुत स्मॉल चेंज होता है तो उसके लिए आप इसे लगा सकते हो। ठीक है, P एक्सटर्नल को आप P भी लिख सकते हो, इसलिए टेंशन नहीं लेना कि सर क्या हमेशा P एक्सटर्नल लिखना पड़ेगा, कभी कभी बुक्स में नहीं लिखा रहता है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? सिंपली P भी लिख सकते हो, प्रेशर। क्लियर है? समझ में आ गई ये बात? चलिए, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की। किसकी बात करते हैं? अब देखो बेटा, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? मैं आपको ये बता दूं, एनर्जी एक ही होती है, काम अलग अलग करती है, नाम अलग अलग होते हैं। बता चुका हूं ये बात मैं आपको। एनर्जी एक ही होती है, काम अलग अलग करती है, नाम अलग अलग होते हैं। जैसे पावर हाउस से आपकी एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बल्ब में चली गई लाइट एनर्जी, हीटर में चली गई हीट एनर्जी दे रही है, पंखे में चली गई तो मैकेनिकल एनर्जी दे रही है ना। और आपकी अगर बैटरी में चली गई तो वो क्या दे रही है? केमिकल एनर्जी बना रही है। तो एनर्जी एक ही होती है, बस काम अलग अलग करती है। तो ऐसी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होती है, तो आपका कोई एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में बहुत सारी प्रोसेस हो रही है, बहुत सारी प्रोसेस हो रही है। क्या क्या प्रोसेस हो रही है? तो उसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, मॉलिक्यूल चल रहा है तो उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, कुछ अट्रैक्शन एनर्जी भी होगी, कुछ रिपल्शन एनर्जी भी होगी, कुछ स्पिन एनर्जी भी होगी, स्पिनिंग भी तो कर रहा है वो, कुछ रोटेशन कर रहा है तो रोटेशनल एनर्जी होगी, वाइब्रेशन कर रहा है तो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो बहुत सारी एनर्जीज होती है। इन सारी एनर्जीज का जब हम सम करते हैं तो वो इंटरनल एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी कहलाती है। तो हम कह सकते हैं all the sum of energy associated with molecule is termed as internal energy. एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी पीई, काइनेटिक एनर्जी केई, अट्रैक्शन एनर्जी ठीक है, रिपल्शन एनर्जी, ठीक है, स्पिन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी
ठीक है, केमिकल एनर्जी, तो ऐसी बहुत सारी एनर्जीज होती है, मतलब ये नहीं है कि इतनी होंगी, बहुत सारी एनर्जी होंगी। इन सबका आप जब सम कर दोगे तो वो क्या कहलाएगी, इंटरनल एनर्जी। दूसरी बात, इंटरनल एनर्जी जो रहती है वो अपने आप में एक स्टेट फंक्शन होती है। क्या होती है, मैंने बताया था एक पाथ फंक्शन होता है और एक क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। तो ये स्टेट फंक्शन है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती, ये स्टेट फंक्शन है। डेल्टा ई या फिर से डेल्टा यू, दोनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अभी कुछ एनर्जीज आपके सामने आने वाली है, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, तो इनके बीच में डिफरेंस समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब एक बहुत गहरी बात कि इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी। मैक्सिमम वर्क which a system can do, which a system can do without intake of any external energy, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी लिए बगैर मैक्सिमम वर्क कोई अगर सिस्टम करता है तो वही उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। देखो बेटा, अभी हमने क्या देखा था, एक ये वाला फॉर्मूला देखा था ना, चेंज इन एनर्जी, या हम कह सकते हैं कि चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मैं यहां पर ना हीट लूं ना मैं हीट दूं, और अगर मैं वर्क कराऊं सिस्टम से तो एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी कि नहीं। और एक टाइम ये आएगा कि एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। हमने उस एनर्जी को नाप लिया कि वो एनर्जी कितनी हुई, तो हमने कहा कि ये इसकी क्या थी, इंटरनल एनर्जी। हमने तब तक वर्क कराया ना, हमने देखो एनर्जी को बाहर से लिया, हमने कोई भी एनर्जी को बाहर से नहीं लिया, और हमने तब तक वर्क कराया जब तक कि उसकी एनर्जी जीरो नहीं हो गई, वही उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। वर्क डन से ही तो एनर्जी निकालते हैं, ठीक है, वर्क डन से ही तो एनर्जी निकालते हैं। तो मैक्सिमम कोई सिस्टम कितना वर्क कर सकता है विदाउट इनटेक ऑफ एनी एक्सटर्नल एनर्जी, यानी वो हीट नहीं ले, क्योंकि हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट भी तो एनर्जी की फॉर्म है। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू इफेक्ट ऑफ हीट और वर्क डन, तो हम इसे बिल्कुल भी नहीं, हम आइसोलेटेड सिस्टम कर दें, मतलब हम बाहर से कोई भी हीट नहीं ले, तो पूरी एनर्जी से हम क्या करा सकते हैं, देखो इस एनर्जी से क्या करा सकते हैं, वर्क डन। तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या कर दें हम, मैक्सिमम कर दें, क्या कर दें, चेंज इन एनर्जी। पहले इतनी एनर्जी थी, अब जीरो एनर्जी हो गई, तो मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी कि नहीं। तो मैक्सिमम एनर्जी विच अ सिस्टम कैन डू विदाउट इनटेक ऑफ एनी एक्सटर्नल एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। जैसे मेरे अंदर आपको क्या निकालनी है, इंटरनल एनर्जी। अब आपको सर ना आपको हम खाना देंगे ना पानी देंगे, और आप लगाओ वर्क डन करो, दौड़ लगाओ और यहां से दौड़ो, हम आपकी पूरी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे कितनी एनर्जी आपके अंदर है। अब हम दौड़े 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 दौड़े, और खाना पानी तुम नहीं दे रहे हो, बाहर से एनर्जी नहीं लेनी है, क्यों, क्योंकि आपको मेरी एनर्जी नापनी है। हम यहाँ से ग्वालियर तक दौड़ गए 100 किलोमीटर, आपने कहा सर नहीं अभी भी एनर्जी है, जिंदा हो ना, और दौड़ो, दौड़ा है भाई, दौड़ते दौड़ते मालूम पड़ा आगरा तक पहुंचे, अब हमारे अंदर बिल्कुल जान ही नहीं बची, हम वहां गिर पड़े। तो इसका मतलब ये नहीं है आपने एनर्जी नाप ली, अभी हम नप गए पर एनर्जी नहीं नपी, क्योंकि अभी भी मर गए हम नहीं, सांस भी चलनी बंद हो गई, पर हमारे मॉलिक्यूल्स में अभी भी एनर्जी है, क्योंकि हम लिविंग बीइंग है। मरने के बाद भी थोड़ी देर तो बॉडी काम करती रहती है, तो क्या आप एनर्जी नाप पाए, नहीं नाप पाए। हम लिविंग बीइंग है, हमारी पूरी एनर्जी नापोगे तो हम ही नप जाएंगे। यहाँ नॉन लिविंग चीजों की बात हो रही है कि आप उसमें से पूरी एनर्जी को नापो, ठीक है। और एनर्जी में भी बहुत सारी एनर्जीज है उसके अंदर, तो पूरी एनर्जी कभी भी मॉलिक्यूल की आप नहीं निकाल पाए, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी अभी भी बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी एनर्जी है। मालूम है कौन सी एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी।
सबसे बड़ी एनर्जी की तो बात करी नहीं हमने। कौन सी एनर्जी? ये तो सबसे बड़ी एनर्जी है, मालूम ही है ना आपको, न्यूक्लियर बॉम्ब्स। आपको मालूम है, जैसे हम पेट्रोल जलाते हैं उसमें से एनर्जी निकलती है, गाड़ी चलाते हैं, हम जितना पेट्रोल जला रहे हैं उसका पूरा पार्ट खर्च नहीं कर पा रहे, बहुत मुश्किल से बहुत थोड़ा पार्ट खर्च कर पा रहे हैं, उसकी एनर्जी का यूटिलाइज कर पा रहे हैं। अगर हम पूरी एनर्जी का यूटिलाइज करने के लिए पर आ जाएं कि हमें पूरी एनर्जी का यूटिलाइज करना है हर एक मॉलिक्यूल का, तो आपको मालूम है एक गिलास पानी में, एक गिलास पानी भरकर पानी कर ले हम, तो उसमें इतनी एनर्जी होती है कि पूरे अमेरिका को 10 महीने तक लाइट दे सकता है, 1 साल तक लाइट दे सकता है, इतनी एनर्जी होती है। पर हम उस एनर्जी को हार्वेस्ट नहीं कर पाते, हार्वेस्ट नहीं कर पाते, हम झेल नहीं पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे। तभी तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनते हैं, वो काय के लिए होते हैं? इस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर अनकंट्रोल्ड हुई तो फिर वो एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब बनेंगे, हिरोशिमा और नागासाकी में जो हुआ था। समझ में आ रही है बात? तो इंटरनल एनर्जी, हम कभी भी पूरी इंटरनल एनर्जी को क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कैलकुलेट नहीं कर सकते तो फिर इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कैसे करेंगे हम? तो हम ऐसे बात करते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। भाई देखो, मेरी इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल पाओगे, पर मेरी चेंज इन एनर्जी तो निकाल सकते हो। आपने मुझे कुछ एनर्जी दी, मुझसे कुछ काम करवाया, अब देख लिया मेरे अंदर कितनी एनर्जी का चेंज आ रहा है, तो उसे कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है कि आप इंटरनल एनर्जी को कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम internal energy of a system cannot be calculated, cannot be calculated, but change in internal energy, but change in internal energy can be calculated। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आ गया? बोलो भैया, आ गया? कुछ नहीं आया समझ में? क्यों नहीं आया? बात को मेरी समझो। मैं ये कहूं चलो मेरे अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल के बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले मेरी कितनी एनर्जी थी, काम करने के बाद मेरी कितनी एनर्जी है, तो आपको चाहिए तो मेरी इंटरनल एनर्जी पड़ेगी और दो दो बार कैलकुलेट करनी है। कर लोगे? कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे ना, तो फिर कैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लोगे? बस मैंने कह दिया समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया साहब। अब कैसे निकालोगे डेल्टा ई मेरी? इसके लिए मेरी पहले की एनर्जी चाहिए और बाद की एनर्जी चाहिए, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? एनर्जी तो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। इस स्टेटमेंट ने कहा है ई को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन डेल्टा ई को कैलकुलेट कर सकते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो देखो इसका जवाब यही छुपा है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हमने सिस्टम को क्या किया? कुछ हीट दी, यानी उसकी एनर्जी बढ़ाई, और हमने उससे क्या करा लिया? वर्क डन करा लिया। तो हमने ये देखा कि उसका इंटरनल एनर्जी का कितना चेंज हुआ, ये तो निकाल लोगे। भाई हीट तुमने कितनी दी तुम्हें मालूम है, वर्क तुमने कितना कराया तुम्हें मालूम है, तो क्या ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं आ गई? समझ में आ गई है बात की नहीं आई है? ठीक है, क्लियर है अच्छे से? अच्छे से क्लियर है? ठीक है। अब तुमने सिस्टम पर वर्क किया, उसकी एनर्जी बढ़ाई और उसमें से कुछ हीट निकाल ली, तो अभी तुम्हें चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम चल जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी को हम डायरेक्टली इनिशियल और फाइनल एनर्जी से ना निकाल कर हम इफेक्ट ऑफ हीट और इफेक्ट ऑफ वर्क से निकाल रहे हैं, इफेक्ट ऑफ हीट एंड इफेक्ट ऑफ वर्क से निकाल रहे हैं। वर्क डन हम कितना कर रहे हैं ये हमें मालूम है। समझ में आई है बात? और ये दोनों क्या है? ये दोनों है पाथ फंक्शन। क्या है? पाथ फंक्शन है। और दो पाथ फंक्शन का जो सम है
वो यहाँ बना एक स्टेट फंक्शन। क्या बना? ठीक है, तो सम ऑफ टू पाथ फंक्शन इज अ स्टेट फंक्शन। कैसे? डेल्टा ई स्टेट फंक्शन है और क्यू और डब्ल्यू क्या है? पाथ फंक्शन है, याद रखिएगा। ठीक है, और यही बन जाता आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके बहुत सारे कथन होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से कथन होते हैं। ठीक है, तो आपको पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा? पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है? कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है भैया, अभी तो बताया है एनर्जी क्या होती है। अब स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है इसे भी समझ लो अच्छे से। देखो बेटा, मैं एक सामान को यहां से उठाया और यहां पर ले गया, तो इसकी अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए जरा। इतनी तो फिजिक्स पढ़े होंगे। बिल्कुल सही। कितनी हो जाएगी? mgh के बराबर हो जाएगी। इसका मास कितना है, इस पर ग्रेविटी कितनी लग रही है, और ये कितनी हाइट पर पहुंच गया। समझ में आई है बात, नहीं आई है? अच्छा ये बताओ कि अगर मैं इसे सीढ़ियों से चढ़ाता हुआ ऐसे करता हुआ ऐसे यहां तक ले गया, तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी? उससे मतलब नहीं है तुम कैसे ले जा रहे, तुम ऐसे जा रहे, ऐसे जा रहे, ऐसे जा रहे, ऐसे जा रहे, नागिन बनते हुए जा रहे, कैसे भी जा रहे, वो तो हाइट इतनी है, हाइट इतनी है तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। ठीक है, अब तुम नागिन डांस करते हुए ले जाओ चाहे तुम स्ट्रेट ले जाओ, उसकी हाइट के ऊपर ही डिपेंड करेगी, ग्रेविटी के ऊपर और मास के ऊपर डिपेंड करेगी। तो क्या पाथ पर डिपेंड कर रही है पोटेंशियल एनर्जी? नहीं कर रही पाथ पर डिपेंड। ये तो इनिशियल और फाइनल देखो तुम, तो वो ये कह रही है। अच्छा, वर्क डन के बारे में बात कर दो। ले आओ एक मजदूर को, क्या ना हम नागिन डांस करते हुए ऊपर तक ले जा रहे हैं, कितना पैसा लोगे? ज्यादा पैसा लेंगे। सीधे ले जा रहे हैं, कितना लोगे? कम पैसा लेंगे। डिस्टेंस जितनी ज्यादा कर दोगे उतना ज्यादा पैसा लेंगे, क्योंकि वर्क डन ज्यादा होगा। तो वर्क डन क्या है? वर्क डन इज पाथ फंक्शन। समझ में आ गई बात? जबकि पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। ये एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे जैसे जाओ तुम। ठीक है, तो अब हम आते हैं किस पर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। ठीक है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? क्या कहता है भाई शर्मा जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? एनर्जी कंजर्वेशन पर है ये। गीता सुनी है कभी? सबसे बड़ी बात क्या होती है? आत्मा अजर अमर है, ना तो ये पैदा होती है ना मरती है, ये सिर्फ एक शरीर से दूसरे रूप में बदलती रहती है। वो चीज यहाँ है। इन्होंने ये कहा कि एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो, ना एनर्जी को आप मिटा सकते हो। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है, कन्वर्ट होती रहती है। गीता का सार आ गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उन्होंने आत्मा के लिए कहा, इन्होंने एनर्जी के लिए कहा। ठीक है, इट स्टेट्स दैट एनर्जी, अच्छा इसी को कई कई तरीके से कहा जाता है, लेकिन मेन सार यही है। इट स्टेट्स दैट एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड nor can be destroyed
it can only change from one form to another, from one form to another. ठीक है, समझ में आई है बात? समझ में आई है बात कि नहीं आई है? जैसे सूरज से एनर्जी आई, ये फोटॉन्स एनर्जी के पैकेट ही तो है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था। ये कहाँ गले? प्लांट्स पर। प्लांट्स ने क्या बनाया? फल। उस फल को और सारी चीजों को किसने खाया? हम लोगों ने। और किसने? चींटी वगैरह जो भी जानवर है उन सब ने खाया। धीमे धीमे प्लांट भी मरेगा, उसे भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाएंगे। हमने फल को खाया, उससे हमने कुछ काम किया, उस काम करने से ही तो दुनिया चल रही है। तो ये एनर्जी देखो लगातार चल रही है, उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहे हैं, चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी। तो एनर्जी हमेशा लगातार एक दूसरे से ऐसी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, तो एनर्जी बदलती जाती है। अल्टीमेट एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है? जो सारे काम करा रही है, सूरज से। इसीलिए सूरज को सबसे बड़ा कहा गया है। वो ही हमारा दाता है, वही सब कुछ प्रोवाइड करा रहा है। उसकी रोशनी के बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी का सोर्स हमारा वही है। ठीक है, समझ में आई है बात? नहीं आई है? क्लियर है सभी को? ठीक, तो अब बाकी का समझते हैं अपन कल। ठीक।